हेलो, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 वालों के लिए जो हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकेंड लेक्चर। हमने पिछला लेक्चर यानी पहला लेक्चर काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब तक अभी आपने उससे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर सेकेंड में गाइज आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कूलाम के नियम के अलावा गाइज और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लाइक मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। और उसके अलावा एक और चीज़ पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका आंगिक मान और मात्रक देखेंगे एसआई पद्धति में। और उसके अलावा एप्सिलॉन जो नॉट होता है उसका बीमीय सूत्र और फिर उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस उसके अलावा अभी तक आपने अगर हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आपको क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। और उसके अलावा नोट्स आप लेना चाहते तो यहाँ नोट्स भी आपको लाइक क्लास 12 का नोट्स मात्र 309 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर न्यू सिलेबस 2000 बोर्ड एग्जाम 2022 पे आधारित होगा, ठीक है। और क्लास 10 का मात्र 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। और अगर कोई आपको वहाँ बाई करने में दिक्कत होती तो एप्लीकेशन पे ही मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉल कर लीजिएगा वो नंबर देखकर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम कि कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ फिगर में देखिए यहाँ एक Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने यही बताया था कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, क्योंकि वैद्युत बल हमने यहाँ नाम लिया है वैद्युत बल यहाँ डिफिनीशन में। और चूंकि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर लगने वाला जो बल F होगा, ठीक है, वो अनुक्रमपाती होगा इन आवेशों के गुणनफल के बराबर, यानी Q1 इंटू Q2, इंटू मतलब वही गुणा क्या है, ये अनुक्रमणपाती होगा। और उसके अलावा बोल रहा है कि उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होगा, यानी इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच जो लगने वाला F बल होगा उनके मतलब जो आवेश है उनके तो गुणनफल के अनुक्रमणपाती होगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती मतलब दूरी r है तो इसकी उल्टी 1/r हो जाएगी, लेकिन r के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती बोल रहा है तो इसीलिए यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ये आपकी समीकरण 1 हो जाती है, ये समीकरण 2 हो जाती है। ये फिर हम जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर हो जाता है। और फिर हम इस अनुक्रमपाती नियतांक को हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो अनुक्रमपाती है इसको हटाते हैं तो एक अनुक्रमपाती नियतांक K आता है, ठीक है। और इस तरह हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका। चलिए मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिखा हूँ, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा देता हूँ कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप जिस तरह ये लिखा गया है, ठीक है, कूलाम का नियम हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, ठीक है। और ऐसा एक चित्र बना लीजिएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। यानी इस तरह आप इस तरह बना लीजिएगा, इस तरह इसका नाम दे दीजिएगा Q1 और इसका नाम दे दीजिएगा Q2 और इनके जो बीच की दूरी होगी उसको दर्शा दीजिएगा r, ठीक है, इस तरह दर्शा दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा या अतः या इस प्रकार, या इसको अब क्या लिखे हैं इसको आपको डेरिवेशन में लिखना पड़ता है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। चलिए अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हम देखते हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा, देखिए। और इसको समीकरण 1 मैंने मान लिया है। फिर लिखेंगे तथा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। हमने डिफिनीशन में 2 देखा कि उनके बीच जो लगने वाला उनके बीच जो आवेश होता है,
ठीक है। जैसे दो जो आवेश होते हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित Q1 और Q2, उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है, ठीक है, लगने वाला बल और उसके अलावा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये उसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ये फर्स्ट समीकरण, ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आप एक साथ मिलाएंगे। देखिए, ये समीकरण एक तथा समीकरण दो से आप मिलाएंगे तो देखिए मैंने एक स्टेप यहाँ बढ़ाकर सीधे लिख दिया है। इससे पहले आप एक और स्टेप लिख लीजिएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। हालांकि ये जो पीछे मैंने बताया समीकरण एक बनाया समीकरण दो, इनको आप नहीं बनाकर एक ही बार ये भी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग बता दिया। हालांकि आप एक ही बार डायरेक्ट इन दोनों को न लिखकर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये स्टेप लिखिए आप। देखिए अब F यहाँ आ गया, ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये अनुक्रमपाती का चिन्ह है, ठीक है, या इंग्लिश में इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बोल देते हैं। तो इसको ऐसा जहाँ भी आ जाता है, आई होप आप लोग 11वीं कक्षा में ऐसी चीज़ पढ़े होंगे, क्योंकि चूँकि आपका लॉकडाउन से तो काफ़ी आपको दिक्कत पड़ा होगा 11वीं कक्षा में। तो ऐसा आ जाता है तो इसको हम हटाते हैं, इसका यहाँ बराबर करते हैं, और बराबर करने के लिए जब इसको अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है वो K होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ है ना, वो अनुक्रमानुपाती नियतांक K होता है, यानी F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या होगा, जब ये हटेगा अनुक्रमानुपाती नियतांक, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, या जिसको अनुक्रमानुपाती आप स्थिरांक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये सेम जो जिस तरह होती है उसको तो हम उसी तरह लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए जो ये K होता है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक आता है, इसका एक निश्चित मान होता है, ठीक है। वो निश्चित मान क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो K का मान होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो K होता है वह बराबर होता है किसके, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका मतलब आंकिक मान और ये मात्रक हो गया इस K का, ठीक है। और यह क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है यह K, ठीक है। तो यही यहाँ पे ये F इक्वल टू करेंगे हम तो K इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ नीचे लिख दीजिए कि जहाँ K, ये वाला जो K है ना, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक या स्थिरांक है जिसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और यह कब होगा, यदि बल को हम न्यूटन में, आवेश को कूलाम में तथा दूरी को हम अगर मीटर में मापें। क्लियर है, तो ये चीज़ आप लोग इसके बाद ये वाला स्टेप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, देखिए चूँकि K के स्थान पे अभी जो हमने ये K देखा, यह K ये K जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी इसको आप हल करोगे, ठीक है, तो इसका मान इसके बराबर ही, यानी इसका मान क्या था हमने अभी देखा 9 गुणे 10 घाते 9, इसी के बराबर आता है, ठीक है। तो हम K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि चूँकि हम K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है ये नीचे एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, चूँकि मैं एप्सिलॉन 0 बोलता हूँ, आप भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनतः इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। देखिए चूँकि हम K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, या इसको एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अतः F इक्वल टू, हमने पीछे अभी फार्मूला देखा, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, हमने यह चीज़ देखा। तो यह K के स्थान पर हमने देखा अभी K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो इसके जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो देखिए उसी के जगह पे ये चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ K की जगह ये चीज़ लिख दिया गया है। क्लियर है आपको। तो अब फार्मूला जो बना F इक्वल टू, वो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये आपका फार्मूला है कूलाम के नियम का। लेकिन यहाँ भी अभी आगे, अभी यहाँ डेरिवेशन समाप्त नहीं होता है, अभी आगे भी इसका डेरिवेशन है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे आपको चीज़ें करनी है, आप लोग ध्यान से चलिए आगे, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आपको आगे एक एक चीज़ें एकदम अच्छे से बताता हूँ। देखिए यहाँ देखिए हमने पीछे अभी देखा जो आवेशित कण थे, जैसे ये हम लोग का जो आवेशित कण थे ये Q1, ठीक है, और ये Q2, दोनों एक दूसरे से जो r दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यह तो मतलब
मान लीजिए वायु में स्थित हो या फिर निर्वात में स्थित हो, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में स्थित हो, तब यह फार्मूला काम करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन्हीं को किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रखा जाए, परावैद्युत माध्यम कहने का मतलब जैसे कांच के अंदर रख लिया जाए, ठीक है, जैसे यह कांच है, ठीक है, कांच का पदार्थ है और इसके अंदर ये Q1 और Q2 को रखा गया हो, तब क्या होगा? तब यह होगा कि इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, उनके बीच अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध भी उत्पन्न होने का मतलब कि F में कमी आएगी, F में क्या आएगी? कमी आएगी। तो कमी आएगी तब क्या होगा? तो देखिए, जो ये परावैद्युत माध्यम है यानी जो कांच है, इसका एक परावैद्युतांक होता है, ठीक है, उस परावैद्युतांक को भी हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है, चूँकि यह K और अभी हमने देखा जो अनुक्रमपाती नियतांक वाला K, उसमें अंतर है। यह क्या है? यह K जो है यह कांच का परावैद्युतांक है, ठीक है, और इसका भी निश्चित मान होता है हर एक पदार्थ के लिए। जैसे कांच के लिए कुछ अलग होगा, अगर कोई और पदार्थ आ गया तो उसके लिए अलग होगा, और इसका मान हमेशा क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें दिया रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसका डेरिवेशन आगे हम कैसे करते हैं। देखिए, अब देखिए, यदि यहाँ पे वही हमने चीज़ लिखा है कि यदि आवेशित कण वायु अथवा निर्वात में स्थित न होकर किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक K हो, जिसका परावैद्युतांक क्या हो? K हो, तब लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? F जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो ये K है इससे हम भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। K यहाँ क्या है? K यहाँ परावैद्युतांक है। किसी भी पदार्थ का जो क्वेश्चन में दिया रहे, ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कांच का परावैद्युतांक इतना है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहता है, क्लियर है। तो यहाँ से यह आपका मेन फार्मूला निकला कूलाम के नियम से कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आप इसी को याद रखिएगा। और अगर मतलब न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहे, ठीक है, कि मतलब दो आवेशित कण हैं जो कांच के अंदर रखे गए यानी किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक 0.02 है, ठीक है, तो यहाँ इस K के स्थान पे आप लोग क्या रखोगे? हमेशा 0.02 यानी जो मान दिया रहेगा। और उसके अलावा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो एक निश्चित मान होता है, आप लोग जानते ही हो, 9 × 10 का 9, तो उसका तो मान आप अलग से रखोगे, क्लियर है। और ये Q1 का जो मान रहेगा उसको रख देंगे, Q2 का जो मान रहेगा उसको, और R को मान मतलब R का जो मान रहेगा उसको रख दोगे, और फिर आप हल कर लोगे तो F का मान निकल जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ ये K है जो, ठीक है, यह किसी जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है, क्लियर। अब देखिए, नीचे मैंने यहाँ नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। नीचे नोट में क्या है कि सभी परावैद्युतों के लिए जो K यहाँ पे ये परावैद्युतांक है, ठीक है, K का मान 1 से अधिक होता है, परंतु वहीं धातु के लिए K का मान अनंत होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सभी परावैद्युतों के लिए K का मान तो 1 होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन धातु के लिए K का मान अनंत होता है। तो ऐसे दे देगा कि मतलब धातुओं के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत, इनमें से कोई नहीं। इस तरह मतलब ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से छांटना रहेगा। तो फिर आप जानते रहोगे तभी तो कर पाओगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सभी परावैद्युतों के लिए जो K का मान होता है 1 से अधिक होता है, और वहीं धातु के लिए K का मान अनंत होता है। यानी कि इस K की बात की जा रही है, ये K मतलब क्या है? परावैद्युतांक है, क्लियर है। देखिए, हमने जो यहाँ ये चीज़ें देखी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो K के बराबर होता था, वो अनुक्रमपाती नियतांक K है जिसका मान 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो यह K है, ठीक है, यह K परावैद्युतांक है, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक है, जो अक्सर न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल में इसका मान हमेशा दिया रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, थोड़ा आप नोट्स ले लीजिएगा, हमारी एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारी मतलब ये चीज़ें आप दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे ना, तो एकदम ये हलवा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए, अब हम चूँकि यहाँ देखे हमने यहाँ देखा किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है, तो यहाँ हम परावैद्युतांक की डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जैसे कांच है, ठीक है, तो जो कांच है वो परावैद्युत माध्यम है, ठीक है,
परावैद्युत पदार्थ है और उसका परावैद्युतांक एक निश्चित मान होता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। मुझे याद नहीं है कि कांच के लिए इसका एक्चुअली मान कितना होता है, लेकिन हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और निश्चित लगभग होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। कभी कभी ये सीधे सीधे मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक की डिफिनीशन देखिए, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात, कोष्ठ में लिखा है हमने अथवा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आई होप आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए एक बार मैं और यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका चिन्ह समझ लेते हैं। देखिए जो एप्सिलॉन है, यहाँ पे हमको एप्सिलॉन है, ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है। तो यहाँ देखिए परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, और जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है। तो यहाँ देखिए निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता, तो यानी परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात अथवा वायु की जो वैद्युशीलता है उसके अनुपात यानी वही बट्टा है को ही परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक यानी के कहते हैं। यहाँ पे देखिए के कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ वही हमने यहाँ सेम यही डिफिनीशन लिखा है ऊपर। ठीक है, कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है, तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक यानी वही के। क्लियर आपको चीज़। चलिए और यहाँ पे ये दर्शाया कि कौन क्या चीज़ है। आगे हम चलते हैं। आगे हम एप्सिलॉन नॉट चारों तरफ ये पढ़ रहे थे। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी बुक या किसी में भी दिया है कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका आंकिक मान और मात्रक क्या होता है। देखिए हमने पीछे अभी देखा जो के होता है यानी अनुक्रमपाती नियतांक वाला के, ठीक है, उसका मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये हमने अभी हमने ये पढ़ा ये चीज़। ठीक है, तो वही हम के और के जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हमने ये पीछे अभी देखा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया कि चूँकि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का चूँकि हमें आंकिक मान निकालना है तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे। जब एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे तो देखिए इसके ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, भाग है तो इधर ऊपर आ जाएगा, और ये इधर जाकर ये नीचे हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो वही देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू ये के इसके जगह पे आ जाएगा। क्लियर, ये पक्षांतर आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट का हम मान देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब देखिए बटा वो ऊपर 1 है तो 1 उसी तरह है, और नीचे देखिए 4 पाई के है। देखिए 4 पाई के है नीचे, इसके लिखने का मतलब कि 4 गुणे पाई गुणे के है, इस तरह है। ठीक है, तो वही चलिए अब हम 4 पाई को देखिए यहाँ 7 अभी रखा गया है तो 4 पाई को हम 7 रख लेते हैं। ठीक है, और इंटू के है तो के का एक निश्चित मान होता है क्या 9×10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो वही यहाँ पे रख दिए गए हैं के का मान यहाँ कि 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस चीज़ को थोड़ी मैं इरेज कर लेता हूँ सबको कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ से ये 4 पाई गुणे 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर यानी यहाँ के का मान रख दिया गया। अब देखिए फिर हम नीचे चलते हैं। या 1 है ऊपर तो यहाँ ऊपर 1, और ये देखिए 4 पाई है तो 4 को फिर अलग कर दिया पाई से 4, और यहाँ गुणे बीच में गुणे के चिन्ह है। ठीक है, और पाई का मान आप लोग जानते हो 22/7 यानी 3.14 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 3.14 रख दिया है। तो 4 गुणे 3.14 और गुणे, ठीक है, यहाँ देखिए ये 9×10⁻⁹ और ये देखिए ये ऊपर चला गया। ये जो मात्रक है ये ऊपर चला गया है। कैसे चला गया है तो इसको भी हम जरा समझते हैं। देखिए यहाँ ये 1 और बट्टा में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति है प्रति कूलम स्क्वायर। प्रति मतलब वही बट्टा, प्रति मतलब बट्टा, किसका बट्टा इसका। ठीक है, इसका बट्टा इस तरह है। तो अगर इसको हम पलटते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप कोई भी इक्वेशन मैथ में सॉल्व करते हैं 2 और होल बटा में 3/2 होता है, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 और गुणे ये चीज़ इतनी ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाती है, तो ये 2/3 इस तरह हो जाता है। तो ये भी ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये कूलम स्क्वायर और 1 से गुणा होगा तो वही कूलम ही होगा, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी वही बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं उसको हम प्रति लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे ये नीचे वाली जो चीज़ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये जो ऊपर जाएगी इतनी चीज़, तो ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़।
अब चलिए देखिए, आप इतनी चीज़ों को आप हल करोगे, ठीक है, आप इतनी चीज़ों को आप कैलकुलेटर से कर लेना। जब ये जो चीज़ इतनी चीज़ें हैं इनको आप लोग हल करोगे तो इसका मान 8.85 गुणे 10 घाते -12, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, 8.85 गुणे 10 घाते -12 आएगा, ठीक है। और आगे ये जो मात्रक है इसी को सेम यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये प्रति यहाँ प्रति लगना चाहिए, ये गलत हो गया है। चलिए यही चीज़ आप लिख लीजिएगा कि कूलाम स्क्वायर, सेम यहाँ चीज़ कि कूलाम, मैं लिख देता हूँ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ओके, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आदत पड़ गई है स्टार्ट में हिंदी लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब आप इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान देखें तो वो होता है 8.85। इस चीज़ को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, 8.85, ठीक है। इसका आंकिक मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12 और इसका मात्रक होता है, ये SI पति में मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज़? एक बार मैं और अच्छे से सारी चीज़ें मिटा कर आपको लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए जो हम लोग का एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट उसका अगर आंकिक मान की बात करें तो होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12 और इसके अगर मात्रक की हम बात कर ले, और मात्रक यह SI पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल में, वो होता है आपका कूलाम स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बार बार आदत पड़ गई इंग्लिश में लिखने का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूटन है आपका और ये इंटू मीटर स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम चीज़ें, आगे हम एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र देख लेते हैं कि इसका बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए अभी हमने न्यूटन के नियम से ये फार्मूला निकाला कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इस केस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हो ये आपका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होता है, तो यहाँ केस से कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। और चूंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है, इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट को इधर हम आगे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे हमने किया हुआ है, आगे हमने किया है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आगे आ जाएगा और F इधर आकर, चूँकि इधर आकर बट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम अगर पक्षांतर करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई 1/4 पाई, ये जो 4 पाई है 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ चला गया तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं बचेगा, ठीक है। और ये आपका Q1 Q2 है तो Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर है, लेकिन इधर वाला ये जो F है वो यहाँ बटाएगा तो यहाँ मान लीजिए F हो गया, तो वही FR स्क्वायर यहाँ पे दर्शाया गया है। आई होप आप लोग इस पक्षांतर जो ये चीज़ किया गया आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इतनी ये जो चीज़ है 1/4 पाई, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। देखिए जो संख्याएं होंगी उनकी सहायता से हम मतलब मात्रक बीमीय सूत्र नहीं निकालते। तो चूँकि पाई भी एक तरह से कहे तो इसका एक निश्चित मान होता है 3.14, इस तरह हम कह सकते हैं। तो ये आपकी इतनी चीज़ें कांस्टेंट है। हम Q1 Q2 बटा F इंटू R स्क्वायर के मतलब आधार पे हम इसका क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र मैंने लिख दिया है। देखिए Q1 इंटू Q2 है, देखिए Q यानी आवेश और Q = हमने पढ़ा है I इंटू T, और I यानी एम्पियर, A और T मतलब समय, यानी Q जो आपकी है, ठीक है, आवेश से उसकी बीमा 80 होती है, ठीक है। यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 2 है, यानी 80 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है, 2 यानी दोनों 80 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 80 हमने लिखा है, यहाँ स्क्वायर रहना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो 80 स्क्वायर है यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद देखिए ये तो कांस्टेंट, तो इसको छोड़ देंगे। अब FR स्क्वायर और F की हम बीमा देखते हैं। चूँकि F की बीमा MLT घाते -2 होती है। आई होप आप लोग ये 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे, MLT घाते -2 होती है F यानी बल की बीमा। अगर आप नहीं जानते तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ R स्क्वायर है, R स्क्वायर, R यानी क्या है आपकी, R मतलब लंबाई, और लंबाई की बीमा L होती है। क्लियर है? लेंथ, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, इतनी चीज़ है, ओके, इस चीज़ को भी मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ देखते हैं, अब देखिए तो वही यहाँ पे R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर और R यानी दूरी यानी लेंथ यानी लंबाई की बीमा L होती है, और स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, तो वहीं यहाँ देखिए L स्क्वायर लिखा गया है। अब इतनी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बीमा आ जाएगी हम लोग की एप्सिलॉन नॉट की। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए
यहाँ सबसे पहले आपको बीमा में हमेशा ये याद रखिएगा MLTA, ये 4 चीज़ें ही देखने को मिलेगी हमेशा, ठीक है। और इसी क्रम में आपको सजाना भी होता है लगभग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बीमा में आपको MLTA ये 4 चीज़ें मिलेंगी और इसी क्रम में आपको दर्शाना होता है। आप ये 11वीं कक्षा में ये बेसिक चीज़ें आप लोग आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ 80 स्क्वायर है, लेकिन हमें सबसे पहले M चाहिए, तो M को सबसे पहले ढूंढते हैं। M हम लोग का नीचे है, देखिए M कोई भी चीज़ नीचे रहती है तो उसको ऊपर ले जाते हैं बट्टा के, तो उसकी जितनी घात होती है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। या हम ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे ले जाते हैं और उसकी घात जितनी होती है तो नीचे जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो नीचे यहाँ M है और M की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 घात ऊपर जाएगा तो M घाते -1 हो जाएगा। चूँकि M और कहीं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद L होता है, तो L देखिए ऊपर 1 भी नहीं, नीचे देखिए यहाँ L 1 और यहाँ L 2, यानी 2L और 1L, ये नीचे दोनों में गुणा होगा तो L घाते 3 हो जाएगा। और L घाते 3 जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो L घाते -3 हो जाएगा। क्लियर है चीज़ ML। उसके बाद हम लोग T देख लेते हैं। T हम लोग का ऊपर है और AT घाते 2 है, यानी A 2 है और T 2 है, तो T घाते 2 ऊपर है और नीचे देखिए T घाते -2 नीचे है। देखिए T घाते 2 ऊपर और T घाते -2 नीचे। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, T घाते 2 ये ऊपर वाला उसी तरह और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, तो गुणा हो जाएगा यानी इंटू हो जाएगा और ऊपर जाएगा, ये तो T घाते माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, यानी ये T घाते 4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे T घाते 4 T घाते 4। क्लियर। उसके बाद MLT हो गया आपका। अब A बचा, A कहीं है कि नहीं, यहाँ देखिए A है, ऊपर है तो ऊपर है और कहीं A नहीं है, और A का होल स्क्वायर यहाँ ऊपर है तो वही A घाते 2, यानी ये आपकी बीमा निकल कर आ गई। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि M घाते -1, L घाते -3, T घाते 4, A का वर्ग यानी A घाते 2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़। अब देखिए हम इसी के आधार पे, ठीक है, इस बीमा के आधार पे ही हम क्या करते हैं कि M के इस पद्धति में उस चीज़ का मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो ε0 का हम M के इस पद्धति में मात्रक देख लेते हैं। देखिए M आपको डिनोट करता है द्रव्यमान को यानी किग्रा को, तो किग्रा और घात में -1 है तो वह -1 हो गया। यहाँ L किस चीज़ को डिनोट करता है, L डिनोट करता है लेंथ, लंबाई को, लंबाई यानी वही मीटर, तो यहाँ मीटर लिखा गया और घात में -3 है तो -3 यहाँ पे भी लिखा गया है। उसके बाद ये T यानी टाइम, समय यानी सेकेंड, तो सेकेंड का सेकेंड और घात में यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपकी 4 हो गई। और A यानी एम्पियर, और देखिए एम्पियर यहाँ भी है और घात में 2 है तो यहाँ पे 2, तो ये M के इस पद्धति में इसका मात्रक हो गया, किसका, ε0 का। तो इस तरह हमने गाइज काफ़ी चीज़ें पढ़ ली इस लेक्चर में, बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही रहने देते हैं। आप सारी चीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। ε0 का आंकिक मान, इसका SI पद्धति में मात्रक, इसका ये आपका MKS पद्धति में मात्रक, ठीक है। इसका बीमीय सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इसका जो आंकिक मान होता है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो अभी हमने देखा कूलाम का नियम, उसके बाद परावैद्युत माध्यम का परिवर्तनांक, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा नीलेश क्लासेस, वहाँ पे आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। क्लास 12 का मात्र 309 रुपये में और क्लास 10 का मात्र 99 रुपये में, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।